Okay, good morning, everybody. Next, chapter number 6, financial decision, risk and leverage. Now, see, in capital structure, last chapter we have seen that for deciding the capital structure mix, basically you are going to concern with the three main aspects. Other aspects are also there, but three main aspects are there. Those are cost. तो इसलिए हमने क्या किया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट की कि हर एक स्ट्रक्चर की, चाहे आप इक्विटी इश्यू करो, प्रेफरेंस इश्यू करो, तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फिर हमने क्या देखा कि कॉस्ट जो आप कंसिडर कर रहे हो, उसके बाद कंट्रोल। कंट्रोल मतलब क्या है, अगर आप इक्विटी इश्यू करोगे तो कंट्रोल जाने का खतरा रह सकता है। एंड लास्ट में आता है रिस्क। तो कई बार क्या होगा, हमने कैपिटल स्ट्रक्चर में देखा कि ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, उसमें अगर आप देखोगे ना तो ओनली इक्विटी में ईपीएस कम ही आएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप डेट मिक्स करते जाओगे तो दे विल बी एबल टू अचीव द ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। मतलब क्या होगा, वी वेरी वेल नो दैट कॉस्ट ऑफ डेट इज कंपैरेटिवली लोअर। क्यों? एक तो इंटरेस्ट जो है वो टैक्स डिडक्टिबल है, उसकी वजह से भी लोअर होगा, और एज इट इज भी अगर आप देखोगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है उसमें रिस्क ज्यादा होता है, तो कंपैरेटिवली डिविडेंड मिलेगा नहीं मिलेगा, उसकी वजह से क्या होगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज हायर देन कॉस्ट ऑफ रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ रेफरेंस इज हायर देन कॉस्ट ऑफ डेट। जनरली ऐसा होता है, बराबर। उसकी वजह से क्या होगा, अगर आप ओनली इक्विटी पे जाओगे तो ईपीएस आपका डाउन आ जाएगा, क्योंकि आपकी ओवरऑल कॉस्ट जो है, ओवरऑल कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल ओवरऑल, WACC विल बी मोर। जैसे जैसे आप डेट मिक्स करते जाओगे तो वैसे क्या होता जाएगा, आपके आईपीएस इंक्रीज होता चला जाएगा। बट एक पॉइंट आएगा जहां पे क्या होगा, अगर आप ज्यादा डेट करोगे तो फिर ईपीएस फिर से डाउन चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा डेट आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में मिक्स करोगे तो दैट विल बी मोर रिस्की, और वो रिस्क बढ़ेगा, उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो यहां पे हमें मेजर करना है रिस्क, और रिस्क का मेजरमेंट है लिवरेज। बिजनेस में दो तरह के रिस्क हैं। एक बिजनेस रिस्क इटसेल्फ, मतलब ओवरऑल हम अगर आप रिस्क देखें तो एक, अब देखिए कोई भी बिजनेस में रिस्क किसका होगा, सिंपली वेरिएबल कॉस्ट वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट। तो अगर मैं मान लीजिए मेरी सेलिंग प्राइस ₹10 है और मेरी वेरिएबल कॉस्ट ₹8 है, ओके, ये मेरी सेलिंग प्राइस है, ये मेरी वेरिएबल कॉस्ट है, तो वेरिएबल कॉस्ट में मुझे इतना रिस्क नहीं है। क्यों नहीं है? व्हाई? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तभी इनकर करनी पड़ेगी ना अगर मैं प्रोड्यूस करता हूं। अगर मैं प्रोड्यूस नहीं करता तो वेरिएबल कॉस्ट 0। अगर 10 यूनिट प्रोड्यूस करूंगा तो वेरिएबल कॉस्ट 10 into 8। अगर 1000 करूंगा 1000 into 8, बट सामने मुझे सेलिंग प्राइस भी मिलेगी ना। तो वेरिएबल कॉस्ट में रिस्क नहीं है, क्योंकि उसमें क्या है, प्रोड्यूस करोगे तो होगा, नहीं है। फिक्स कॉस्ट विल रिमेन फिक्स इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट, और उसकी वजह से क्या होगा, आई नीड टू इनकर द रिस्क। क्योंकि अगर देखो आगे जाके हम कॉस्टिंग में ये भी कैलकुलेट करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग, जिसमें हम ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट की फॉर्मूला क्या होती है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मतलब फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाए बस आपकी, तो आपका ब्रेक इवन हो जाएगा। लेवल एट विच नो प्रॉफिट नो लॉस, बराबर है। तो यहां पे अगर आप देखोगे, एक तो फिक्स कॉस्ट में रिस्क होता है। ओके, फिक्स कॉस्ट का प्रॉफिट कौन सा आने वाला है, तो अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट ड्रॉ करें, ओके, तो उसमें क्या होगा, मान लीजिए आपका सेल्स जो है वो 1 लाख है, और मान लीजिए 70% इज योर वेरिएबल कॉस्ट 70,000, तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना होने वाला है, 30,000, बराबर है। अभी मुझे बताओ, आपका ईबीआईटी जो है, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो बोले वो डिपेंड करता है फिक्स कॉस्ट। तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो ज्यादा होगा या कम होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, फिक्स कॉस्ट। क्यों? देखो, कंट्रीब्यूशन आपका 30% फिक्स रहने वाला है। अगर सेल्स 100 है, वेरिएबल कॉस्ट 70 है, तो कंट्रीब्यूशन 30 है, वो फिक्स, मतलब दैट वेरीज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। बट वेरिएबल कॉस्ट जो है वो अमाउंट टर्म में फिक्स है। तो अगर आप सोचो कि अगर मेरी वेरिएबल कॉस्ट 10,000 है
समझो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 10,000, तो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना होगा, इज इट 20? समझ में आ रहा है? अगर मान लीजिए मेरा वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी ये फिक्स कॉस्ट मेरा 10,000 है, तो मेरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है 20,000। तो इन दोनों का रेशियो कितना हुआ, कंट्रीब्यूशन टू ईबीआईटी रेशियो कितना हुआ, इज इट 1.5? ओके, अगर कंपैरेटिवली में वेरिएबल कॉस्ट जो है उसको मैं कर दूं 20, सॉरी फिक्स कॉस्ट जो है उसको मैं कर दूं 20, कंट्रीब्यूशन मेरा है 30, फिक्स कॉस्ट 20, तो मेरा ईबीआईटी कितना होगा 10। तो अभी इन दोनों का रेशियो कंपेयर करो, कितना हो गया 3। सोचो, जैसे जैसे मेरा फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है वैसे मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट डाउन जा रहा है और मेरा रेशियो टू कंट्रीब्यूशन टू ईबीआईटी बढ़ रहा है। ये मेरा रिस्क है। रिस्क क्या है, ऑपरेटिंग लीवरेज। रिस्क क्या है, बिजनेस रिस्क। इसको क्या बोलते हैं हम, बिजनेस रिस्क। जिस बिजनेस की फिक्स कॉस्ट ज्यादा उसमें बिजनेस रिस्क ज्यादा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट ज्यादा होगा तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो जाएगा। अब यहां पे सोचो आपका फिक्स कॉस्ट 25 है तो आपका ईबीआईटी 5,000 हो जाएगा, मतलब 6 टाइम्स। और सेम वे दूसरा रिस्क है इंटरेस्ट पे। इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, आप इंटरेस्ट कैसे पे करना पड़ेगा आपको, बोले जितना डेट ज्यादा उतना इंटरेस्ट ज्यादा। डेट बोले तो फाइनेंस ज्यादा करोगे, डेट या फाइनेंस ज्यादा लोगे तो उतना इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा। तो ये रिस्क इसको क्या बोलेंगे हम, फाइनेंस रिस्क। तो बिजनेस में दो तरह के रिस्क हैं, एक बिजनेस रिस्क इटसेल्फ जो फिक्स कॉस्ट की वजह से होगा, रिस्क विच इज एसोसिएटेड विद द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मतलब आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस माइनस होगा, उसका रीजन किसकी वजह से होगा, तो ईबीआईटी को। और ईबीआईटी को डायरेक्ट इंपैक्ट कौन करेगा, फिक्स कॉस्ट। और आपका ईपीएस किसके ऊपर डिपेंड करेगा, देखो ईपीएस डिपेंड करेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स किस पे डिपेंड करेगा, बोले ईबीटी पे। ईबीटी किस पे डिपेंड करेगा, बोले इंटरेस्ट ज्यादा या कम है उस पे। समझ में आ रहा है? तो यहां पे अगर आप देखोगे दो तरह के रिस्क हमने देखे, एक बिजनेस रिस्क जिसको हम ऑपरेटिंग रिस्क भी बोल सकते हैं, ये कनेक्टेड है फिक्स कॉस्ट के साथ। ये किसके साथ कनेक्टेड है, फिक्स कॉस्ट, मतलब रिस्क एसोसिएटेड विद ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट का रिस्क इसीलिए हम बोलते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज। लिवरेज इज नथिंग बट द मेजरमेंट ऑफ रिस्क। इसकी फॉर्मूला होगी कंट्रीब्यूशन बाई ईबीआईटी। इन शॉर्ट हुआ क्या, समझो, ये जो जिस रीजन से डिफरेंस हुआ ना उसी का ये दो पॉइंट आया, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, दैट इज ईबीआईटी। तो इन दोनों में गैप किसकी वजह से हुआ, फिक्स कॉस्ट की वजह से। सेम वे अगर आप यहां पे देखोगे, रिस्क विच इज कनेक्टेड विद द इंटरेस्ट कॉस्ट, रिस्क विच इज कनेक्टेड विद द फाइनेंस, रिस्क विच इज कनेक्टेड विद द डेट फंड और इट्स इंपैक्ट ऑन ईबीटी और ईपीएस, इसको बोलेंगे ईबीआईटी बाई ईबीटी। रेशियो कैसे मिला आपको, देखो ईबीआईटी बाई ईबीटी, और ये इन दोनों में डिफरेंस किसका है, बोले इंटरेस्ट का। ईबीआईटी डिवाइडेड बाई ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। समझ में आ रहा है? इसकी एक और फॉर्मूला है जो आप परसेंटेज ऑफ चेंजेस से भी फाइंड कर सकते हो, अल्टरनेटिव फॉर्मूला। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। क्योंकि अगर आप देखोगे ऑपरेटिंग लेवरेज क्या है, तो ऑपरेटिंग लेवरेज जो है दैट इज कनेक्टेड विद द ऑपरेटिंग प्रॉफिट कनेक्टेड विद द ईबीआईटी। तो आपके सेल्स में कितना चेंज करूंगा मैं तो उसकी इंपैक्ट ईबीआईटी पे कितनी आएगी वो आपको इस फॉर्मूला से पता चलेगा। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। और यहां पे अगर आप देखोगे परसेंटेज चेंज इन ईपीएस ईबीटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ओके, और कंबाइंड लिवरेज क्या है, बस इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर दो और कॉम्बिनेशन से आपको फॉर्मूला मिल जाएगी। ओके, चलो एक एग्जांपल करते हैं, उसमें हम ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं, बराबर है।
Now we are going to use this particular formula, see to it. Income statement. तो सबसे पहले दो सिचुएशन लेते हैं। यहाँ पे आपका सेल्स जो है सिचुएशन 1 में क्या है, तो बोले 5 लाख। वेरिएबल कॉस्ट, फॉर एग्जांपल वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे आपको दी है 60%, तो ये हो जाएगा 3 लाख आपका वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन विल बी 2 लाख। अभी कंसिडरिंग फिक्स कॉस्ट, ये जो कंट्रीब्यूशन है उसका जो रेशियो आएगा इसको हम पीवीआर बोलते हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, विच इज इन परसेंटेज, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। उसमें से अगर हम फिक्स कॉस्ट माइनस करें, फिक्स कॉस्ट कितनी है, फॉर एग्जांपल 1 लाख, तो आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट विच इज नोन एज EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसमें से हम अगर इंटरेस्ट माइनस करें, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट इज 60,000, तो EBT होगा आपका 40,000। अब अगर आप यहां पे कंपेयर करोगे तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज किसके ऊपर डिपेंड करता है, बोले दैट इज डिपेंडिंग अपॉन फिक्स कॉस्ट डायरेक्टली। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज DOL की फॉर्मूला क्या होगी, बोले 2/1 दैट्स 2। समझ में आ रहा है, ये लेवल पे DOL कितना हुआ आपका, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज 2। इसका मतलब क्या होगा समझाता हूं मैं आगे। सेम वे अगर आप DFL कंसीडर करोगे तो DFL किसके साथ कनेक्टेड है, EBIT EBT, क्योंकि दैट इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट। तो DFL क्या होगा, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 40,000, तो यहां पे हो जाएगा आपका DFL 2.5। समझ में आ रहा है। और कंबाइंड क्या होगा, तो बोले कंबाइंड इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, कंबाइंड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, जिसको बोलते हैं DCL। अभी देखिए कंबाइंड कैसे मिलेगा आपको, ऑपरेटिंग और फिनेंस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ऑपरेटिंग की फॉर्मूला क्या है, C/EBIT, और फाइनेंस की क्या फॉर्मूला है, EBIT/EBIT। EBIT कैंसिल, तो कंट्रीब्यूशन बाय EBT। समझ में आ रहा है। तो यहां पे अगर आप देखोगे कंट्रीब्यूशन 2 लाख बाय EBT 40, तो ये हो जाएगा 5। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो तो भी आपको 5 मिल जाएगा। अब यहां पे ये सिग्निफाई क्या करता है समझो, व्हाट इट सिग्निफाइज। जैसे आपको यहां पे DOL मिला, जिसमें हमने देखा कंट्रीब्यूशन बाय EBIT, जो आपका कितना हुआ 2। वैसे ही आपको DFL मिला, जिसमें हमने क्या किया, EBIT डिवाइडेड बाय EBT, वो आपको कितना मिला 2.5। तो वैसे ही हमने क्या किया DCL, वो क्या होगा 2 × 2.5, या तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो या आप कैलकुलेट करो C/EBT। समझ में आ रहा है, ये 3 तरह के लिवरेज है। इसकी अल्टरनेटिव फॉर्मूला क्या है, तो DOL इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन EBIT एज कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन सेल्स। मतलब ये जो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज है ना, वो आपको क्या सिग्निफाई करता है पता है, कि अगर मेरे सेल्स में 1 टाइम इंक्रीज या डिक्रीज हुआ तो मेरे EBIT पे कितना टाइम्स इंक्रीज डिक्रीज होगा, बोले 2 टाइम्स, डबल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं सेल्स को 20% से इंक्रीज करता हूं, समझो अगर मैं सेल्स को 20% इंक्रीज करता हूं, इसका मतलब मेरा EBIT कितना होना चाहिए, डबल, मतलब 2 टाइम्स, 40% अप होना चाहिए। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये 2 है। चलो मान लीजिए 10% अप करते हैं हम, तो ये कितना होना चाहिए, 2 टाइम्स। ओके, 10% अप करके देखें, अगर इसमें मैं 10% अप करूंगा तो कितना होगा, इज इट 550, बराबर, इज इट 550। तो अभी मुझे ये पूरा स्टेटमेंट नहीं कैलकुलेट करना है, आई डायरेक्टली वांट EBT या आई डायरेक्टली वांट EBIT। तो आपको ये DCL, DFL, DOL से मिल जाएगा। कैसे, अगर आपका DOL 2 टाइम्स है, इसका मतलब हुआ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इक्वल्स टू सेल्स में मैं कितना इंक्रीज डिक्रीज करूंगा तो उसकी इंपैक्ट मेरी EBIT पे कितनी आएगी, बोले डबल आएगी। अगर सेल्स 10% अप करोगे EBIT 20% अप होगा, अगर सेल्स में 10% डाउन करूंगा EBIT 20% डाउन जाएगा। प्रॉफिट मिलेगा तो भी ज्यादा मिलेगा, लॉस होगा तो भी ज्यादा होगा, मतलब रिस्क ज्यादा है तो हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट।
हायर द रिस्क हायर द लॉस, सिंपल। ओके, समझ में आ रहा है? तो अगर मैंने प्रॉफिट 5, सेल्स 10% से अप किया, तो अभी इसकी ईबीआईटी पे इंपैक्ट देखो, 60% है ये, वेरिएबल को 60 का 60 रहेगा, 550 का 60 कर दो, कितना? बोले 330। कंट्रीब्यूशन 220। फिक्स कॉस्ट विल रिमेन फिक्स इरिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट। तो मेरा ईबीआईटी कितना हुआ? 1 लाख का 120। अभी देखो यहाँ पे 1 लाख का कितना हुआ? 120। कितना इसमें अप हुआ? 20% अप हुआ। समझ में आ रहा है? तो अगर मैंने यहां पे 10% अप किया, उसकी इंपैक्ट क्या आई? 20% अप। और ये मैं सीधा कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं? टीओएल से। समझ में आ रहा है? अभी मुझे बताओ डीएफएल में क्या होगा? तो बोले डीएफएल 2.5 टाइम्स है। इसका मतलब क्या हुआ? डीएफएल में परसेंटेज चेंज इन ईबीटी, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी या ईपीएस, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी या ईपीएस एज कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। अभी मुझे बताओ सेल्स में 10% अप किया, उसकी वजह से ईबीआईटी में कितना परसेंटेज अप हुआ? 20 अप हुआ। 20 इंटू 2.5 50%। इसका मतलब ईबीटी 50% अप होना चाहिए। होगा, देख लेते हैं। इंटरेस्ट भी क्या है? 60 का 60। तो यहाँ पे ईबीटी कितना आएगा? 60। अब इसमें कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ देख लो आप। इज इट 50% अप? तो सेल्स की इंपैक्ट, सेल्स की इंपैक्ट, सेल्स में मैंने 10% अप किया, आपका डीओएल है, डीओएल कितना है? 2। तो ईबीआईटी में कितना इंक्रीज होगा? 20%। अभी ईबीआईटी 20% इंक्रीज हुआ, डीएफएल कितना है? 2.5। 2.5 टाइम्स 20% का 2.5 टाइम्स 50%। ओके, डायरेक्ट डायरेक्ट करना है, कर सकते हो। कैसे? कंबाइंड लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज क्या है? तो बोले 5 टाइम्स। उसकी फॉर्मूला क्या होगी? बोले परसेंटेज चेंज इन ईबीटी ईपीएस एज कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो अगर सेल्स में 10 अप हुआ तो ये क्या होगा? 5 टाइम्स 50%। देखो सीधा 50 हो गया। तो बस वही तो यहां पे 3 फॉर्मूला है, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंस लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज। आइदर यू यूज दिस फॉर्मूला और यूज परसेंटेज वाली फॉर्मूला। बस ये पूरे चैप्टर में इतना ही है और कुछ है ही नहीं इस चैप्टर। अभी अलग अलग तरीके से आपको अलग अलग पूछेंगे कॉम्बिनेशन करके। समझ में आ रहा है? तो यहां पे अगर आप देखोगे फिक्स कॉस्ट जो है उसकी इंपैक्ट सीधी आती है ऑपरेटिंग पे, इंटरेस्ट जो है उसकी सीधी इंपैक्ट आती है फाइनेंस लिवरेज, और दोनों की कंबाइंड इफेक्ट। आर यू गेटिंग दिस? चलो, अगर आपको इसको नोट डाउन करना है तो आप कर सकते हो।
चलो, इज इट डन? इन शॉर्ट अगर आप यहाँ पे थ्योरी में देखोगे तो यहाँ पे भी दो तरह के रिस्क हैं एंड लिवरेज तीन तरह के हैं, ऑपरेटिंग, फाइनेंस, कंबाइन। ऑपरेटिंग जो है फिक्स कॉस्ट की वजह से है, फाइनेंस जो है वो इंटरेस्ट की वजह से है, और कंबाइन इन दोनों की कंबाइन इफेक्ट है, इसलिए उसको कंबाइन लिवरेज बोलते हैं। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे फॉर्मूला सेम थिंग, जो मैंने फॉर्मूला लिखवाई सेम वे। ये सिग्निफिकेंस कैसे होगा हम प्रैक्टिकल पहले सम करते हैं, मैं बताता हूं आपको कैसे पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट होती है। ओके, विल सी टू इट। फाइनेंस लिवरेज में भी ये दो फॉर्मूला आपको दी गई है एंड देन कंबाइन, और फिर इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो मैं प्रैक्टिकल करने के बाद आपको समझाता हूं। एग्जांपल नंबर 1 पे आ जाओ। चलो, एग्जांपल 1, सॉरी, हाँ 2.5, सिंपल। और देखिए आपको सेल्स दिया है यहाँ पे ₹50, वेरिएबल कॉस्ट 60%, 30 माइनस करोगे आपको मिलेगा कंट्रीब्यूशन 20, आपको मिलेगा लेस फिक्स कॉस्ट 12। तो ईबीटी विल बी, सॉरी ईबीआईटी विल बी 8। और आपको पूछा है डीओएल, डीओएल स्टैंड्स फॉर कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, 20,000 डिवाइडेड बाय 8, तो 2.5 टाइम्स। क्लियर है? अभी अगर हमें प्रूव करना है कि ये कैसे 2.5 टाइम्स है, अभी पूछा नहीं है, आपको पूछेंगे डीओएल तो डीओएल करके बता दो, बस 2.5 आपका आंसर हो गया। बट कभी कभी क्या करते हैं, ऐसे भी पूछते हैं कि इफ, मतलब ऐसे पूछेंगे इफ सेल्स, मतलब पूछेंगे व्हाट इज इम्पैक्ट ऑन ईबीआईटी if sales increases by 10%। तो कभी कभी क्या करते हैं, आपको ऐसे भी पूछते हैं कि अगर सेल्स 10% अप हुआ तो आपका ईबीआईटी पे क्या इंपैक्ट होगा। तो या तो आप टेबल से करो, टेबल से मतलब क्या, सेल्स में 10% अप करो, फिर रिवाइज डब्ल्यूएस मतलब वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करो, फिर फिक्स कॉस्ट दिया है और ईबीआईटी पे जाओ, या सीधा स्ट्रेट अवे डीओएल। डीओएल की फॉर्मूला 2.5 टाइम्स, फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ओके, तो सेल्स में कितना अप हुआ, 10% अप हुआ, तो परसेंटेज चेंज इन EBIT क्या होगा, 25 अप, बराबर है। तो यहां पे परसेंटेज चेंज इन EBIT 25% अप, मतलब EBIT अभी कितना है 8, 8 में 25% अप करो, तो न्यू EBIT विल बी 8,000 प्लस 25%, 10,000। अभी आप टेबल पे कैलकुलेट करके देख लो, 10 ही आए। समझ में आ रहा है? अगर आप यहाँ पे क्या करो, 55 करो और फिर आप कैलकुलेट करके देखोगे तो यहाँ पे आंसर 10 ही आए।
इज इट क्लियर? अभी जैसे हमने ये DOL का किया कैलकुलेशन, नेक्स्ट DFL। एग्जाम्पल 2, फिनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट करो। इक्विटी कितना दिया है आपको? 25। डेट इक्विटी, तो यहाँ पे डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी आपको दिया है 3:1 इक्वल्स टू 25 लाख इक्विटी डेट। तो यहाँ पे डेट कितना हो जाएगा? इज इट 75 लाख? इंटरेस्ट रेट है 12। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोले तो EBIT, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट दैट्स EBIT, दैट्स 20 लाख लेस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे मिलेगा? तो अभी हमने कैलकुलेट किया है डेट 75, उसका 12% कितना? 9 लाख। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 11 लाख इज योर EBT। So what is the finance leverage? Finance leverage is equals to EBIT divided by EBT. So it's 20 lakh divided by 11. 1.818181, is it? अब देखिए, जब भी आप परसेंटेज चेंज करो ना, तो उसमें आपको पूरा फिगर या 3 या 4 डेसिमल लेना पड़ेगा, वरना उसमें डिफरेंस आने की पॉसिबिलिटी है। अगर आप इसको यहाँ पे राउंड ऑफ करके 1.82 कर दिए और फिर आपने वही परसेंटेज में अप्लाई किया, देखो मैं बताता हूँ कैसे। तो अगर यहाँ पे आप फॉर्मूला देखोगे DFL, DFL क्या है? तो परसेंटेज चेंज इन EBT एस या EPS, एस कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन EBIT। तो अगर मैं EBIT 10, तो यहाँ पे देखो DFL की फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन EBT EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। तो अगर मैं 10% यहाँ पे EBIT में अप कर रहा हूं, बराबर है, आपने क्या लिखा है? 1.8181, इज इट 818181? तो यहाँ पे मैं 8182 कर दूं, 4 डेसिमल लिया है मैंने, ओके। और परसेंटेज चेंज इन EBT कितना होगा? चलो बताओ मुझे, परसेंटेज चेंज इन EBT कितना होगा? तो यहाँ पे EBT में परसेंटेज चेंज होगा 18.182% अप, बराबर है। तो अगर मैं EBT करूं, कितना है? 11 लाख। 11 लाख में इतना प्लस करो आप, कितना होगा? थर्टीन लाख, हाँ मतलब 13 लाख इन शॉर्ट। 2 रुपीज राउंड ऑफ के गैप की वजह से आ रहा है, बराबर है। अभी यहाँ पे हमने क्या किया? 10% अप किया, तो यहाँ पे कितना हुआ? 22। इंटरेस्ट तो 9 का 9 ही रहेगा ना, तो 13 लाख हो गया। समझ में आ रहा है? अगर आपने यहाँ पे 1.82 किया होता, तो मुझे बताओ आंसर क्या होता? 1.82 मतलब 18.20% अप। अभी हमने यहाँ पे 2 डेसिमल ही रखे हैं, 13 लाख, तो यहाँ पे 200 का गैप, वो बहुत ज्यादा हो। समझ में आ रहा है? तो टेबल से हम करेंगे ना, तो परफेक्ट आंसर आ ही जाएगा, क्योंकि वहां पे प्रोपोर्शनेट परफेक्ट हो रहा है। जब यहां पे आप DOL DFL से परसेंटेज चेंज वाली फॉर्मूला से करोगे, अगर चलो 2.5 आ रहा है, परफेक्ट आंसर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर डेसिमल में है, तो डेसिमल के बाद आप 4 डेसिमल को कंसीडर करें। अदरवाइज कई बार सम में स्पेसिफाई किया होगा 3 डेसिमल या 2 डेसिमल कंसीडर करो, तो वहां पे हमें क्या कंसीडर करना होगा? 3 या 2 डेसिमल। समझ में आ रहा है? चलो इतना क्लियर है, तो गो एट क्वेश्चन नंबर 3। चलो कैलकुलेट करो यहां पे।
डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज 6 टाइम्स 60%। अब 60% अब कैलकुलेट करके भी देख लो। 60%। इसी का तो आंसर है। ऑपरेटिंग 6 टाइम्स है, तो अगर सेल्स 10% अप करोगे तो ईबीएटीपी पे कितना होगा? 6 टाइम्स 60%। चेक द आंसर ओवर हियर। देखो, सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बनाया हमने, ईबीआईटी आया 5 लाख। फिर हमने कैलकुलेट किया डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज 6 टाइम्स, इज इट? और फिर 6 टाइम्स जो है परसेंटेज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 10% अप तो 60% अप। तो यहाँ पे सीधा क्या कर दो, 5 लाख का 60 अप, 3 लाख अप, मतलब टोटल 8 लाख। क्लियर है? वेरिएबल कॉस्ट 200, मतलब ये क्या हुआ, वेरिएबल कॉस्ट अगर आप यहां पे देखोगे तो वो क्या है, 40%। अगर आप सोचो यहाँ पे 10,000 यूनिट है, 10% अप करोगे तो यहाँ पे 11,000 यूनिट्स बनेंगे। सिंपल है। सेलिंग प्राइस विल रिमेन सेम, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन सेम अनलेस अंटिल, जब तक आपको बोला ना जाए तब तक हम चेंज नहीं करेंगे। और नहीं करोगे तो ये वर्कआउट होगा। अगर ये चेंज हो गया तो फिर आपका फ्यूल भी चेंज हो जाएगा। समझ आ रहा है? इज इट क्लियर? चलो इसको नोट कर लो अगर कुछ किसी को भी पेंडिंग है तो। चलो, इज इट डन? नेक्स्ट एग्जांपल 4, कंसिडर फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। देखो आपको यहाँ पे EBIT रुपीज इन टर्म्स ऑफ लैक्स दिया है एंड दैट्स 15750। EBT दिया है, मतलब दैट इज नथिंग बट द डिफरेंस। ओके, यहां पे अगर आप देखोगे इवन आपको कंट्रीब्यूशन भी मिल जाएगा ना यहाँ पे। देखिए कंट्रीब्यूशन नहीं दिया बट फिक्स कॉस्ट दिया है, EBIT दिया है, इंटरेस्ट नहीं दिया है बट EBT दिया है। तो सिंपली यहां पे अगर आप देखोगे इन दोनों का डिफरेंस, यहां पे अगर आप देखोगे समेशन क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन आपको मिल जाएगा बराबर। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, इंटरेस्ट। पहले इनकम स्टेटमेंट पूरा कर लो। एक बार आपका इनकम स्टेटमेंट पूरा हो गया ना तो आप इसमें से कोई भी लीवरेज फाइंड कर सकते बराबर। तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर 8750 बराबर है, और 15750 में प्लस करो 17325 बराबर। आपको क्या पूछा है, परसेंटेज चेंज इन EPS इफ सेल्स इंक्रीज बाय 5%। अब देखिए यहां पे कनेक्शन किसका है, सेल्स और EPS का। ओके, ड्यूअल में कौन सा किसका कनेक्शन आता था,
अगर मैं DOL करूंगा तो सेल्स में अप प्लस माइनस हुआ तो उसकी इंपैक्ट किस पे, EBIT पे। फिर DFL में क्या आता था, बोले अगर मैं EBIT में प्लस माइनस करूंगा ना तो उसकी इंपैक्ट EPS या EBT पे कितनी होगी। जबकि DCL में क्या आता था, सेल्स में आप प्लस माइनस करोगे तो उसकी सीधी इंपैक्ट EPS पे क्या आएगी। अभी यहां पे क्या पूछ रहे हैं, सोचो यहां पे क्या पूछ रहे हैं, सेल्स से सीधा EPS मतलब DCL पूछ रहे हैं, तो आप सीधा क्या करो, DCL कंट्रीब्यूशन बाय EBT 17325 डिवाइडेड बाय 7000। तो व्हाट इज योर DCL कंबाइंड लिवरेज 2.475। ये हुआ आपका कंबाइंड लिवरेज जिसकी फॉर्मूला DCL इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। सेल्स से सीधा EPS। अभी सेल्स कितना इंक्रीज कर रहे हैं, बोले 5%। तो अगर सेल्स 5% से अप होगा तो 2.475 टाइम्स करो कितना, परसेंटेज चेंज इन EPS। तो परसेंटेज चेंज इन EPS, और आपको सिर्फ यहां पे परसेंटेज चेंज पूछा है 12.375 परसेंटेज अप। बस हमें सिर्फ परसेंटेज पूछा तो परसेंटेज बताना है और कुछ आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको फॉर्मूला से सीधा पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला लेना है। अभी आपको पहले DOL फाइंड करना, फिर DFL करना, फिर कंबाइन करना, ऐसे करने की जरूरत नहीं। आपको स्ट्रेट अवे पूछा गया है DCL का परसेंटेज, बराबर है, मतलब परसेंटेज जो DCL की फॉर्मूला में आ रहा है वो सीधा DCL कैलकुलेट कर लो, बराबर है। चलो, इज इट क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल 5। अब देखिए ऑलरेडी आपको सेल्स दिया हुआ है 100 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट 50%, फिक्स कॉस्ट, इट बोरोड 10 लाख एट 10% पर एनम, इक्विटी शेयर 10 लाख 100 ईच। कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग फाइनेंस कंबाइंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स, और अगर सेल्स 6 लाख से अप होता है तो आपका न्यू EBIT क्या होगा, बराबर है। तो पहले तो देखो इनकम स्टेटमेंट अगर आप ड्रॉ कर लोगे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो इनकम स्टेटमेंट सेल्स, यहां पे 24 लाख दिया है, मतलब 24,000 यूनिट्स हो गए ना। लेस वेरिएबल कॉस्ट विच इज गिवन 50%, मतलब 12 लाख, मतलब आपका कंट्रीब्यूशन भी 12 लाख ही हो जाएगा। PVR 50%, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो जो है वो 50% हो जाएगा, लेस फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट कितना दिया है आपको, तो दैट इज गिवन ओवर हियर, फिक्स अमाउंट 10 लाख। तो आपका EBIT ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ओके, तो वो 2 लाख हो गया। इसमें से इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है, तो क्या बोरोइंग है 10 लाख और 10% इंटरेस्ट रेट। तो 1 लाख माइनस करोगे, EBT मिलेगा आपको 1 लाख। और कुछ आगे दिया है, बोले नहीं, तो बस यहीं पे खत्म करो। अभी आपको क्या क्या पूछ रहे हैं, बोले ऑपरेटिंग लिवरेज, ऑपरेटिंग फाइनेंस कंबाइन, हो जाएगा इजी। चलो ऑपरेटिंग कितना होगा यहाँ पे 6 टाइम्स, ओके DOL। फिर यहाँ पे DFL कितना होगा 2,
और कंबाइन कितना हो जाएगा? डन। ऐसे नहीं करना है, हमें फॉर्मूला लिख के करनी है एग्जाम में, ऑब्वियसली, बराबर है। फिर आपको यहाँ पे ये पूछा जाए, ये तीन आंसर तो दे दिए हमने, डीओएल, डीएफएल, डीसीएल। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स, so that's nothing but operating profit, that is EBIT, divided by capital employed into 100. तो EBIT है 2 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब अभी देखिए 10 लाख इक्विटी है, 10 लाख डेट है, टोटल 20 लाख हो जाएगा इंटू 100। तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा 10%। और फिर आपको यहां पे बोला गया है कि सेल्स टू ईबीआईटी, सेल्स टू ईबीआईटी मतलब DOL, DOL, ओके, परसेंटेज चेंज in EBIT as compared to percentage change in sales। तो सेल्स में कितना अप कर रहे हो आप? 6 लाख। 6 लाख मतलब कितना अप होगा बताओ? अगर मैं इसमें प्लस 6 लाख करूंगा तो न्यू सेल्स होगा 30 लाख, बराबर है। तो या तो आप 30 लाख करके टेबल से कैलकुलेट कर लो न्यू EBIT क्या होगा, या तो सीधा परसेंटेज अप्लाई करो DOL। परसेंटेज कितना होगा? 6 लाख मतलब 25%। तो अगर ये सेल्स 25% अप है, DOL कितना है? 6 टाइम्स। इसका मतलब EBIT कितना होगा? बोले 150% अप। तो न्यू EBIT क्या होगा? 150% अप मतलब ये 2 लाख है, उसमें 150% प्लस करो, 2 लाख का 150%, 3 लाख, टोटल 5 लाख। समझ में आ रहा है? 150 नहीं करना है, 150 अप करना है। 2 लाख है, 2 लाख का 150%, 3 लाख, 2 + 3 5, इट्स नॉट 3 लाख। समझ में आ रहा है? 150% इंक्रीज होगा एग्जिस्टिंग। क्लियर है? या फिर आप टेबल से फाइंड करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो न्यू EBIT चाहिए। तो टेबल से करोगे तो भी आपका 5 लाख आ जाएगा यहां पे। समझ में आ रहा है? अगर आपको कभी फॉर्मूला में कोई प्रॉब्लम हो, बराबर, तो सीधा आप टेबल से कैलकुलेट कर सकते हो अगर EBIT पूछा है तो। चलो, इज इट क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6, 7, 8।
6, 7, 8 तीनों होमवर्क में। एग्जाम्पल नंबर 9 पे आ जाओ। चलो यहां पे आपको कैलकुलेट करना है फॉर 2 कंपनीज ऑपरेटिंग फिनांस कंबाइंड ऑफ बोथ द कंपनीज। तीनों कंपनी का आपको कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट, कंपनी ए, कंपनी बी। यहां पे अगर आप देखोगे इक्विटी डिबेंचर आउटपुट, यस आउटपुट है 16, 15 और सेलिंग प्राइस है, तो हमें टोटल सेल्स मिल जाएगा। सेल्स 60,000 इंटू 30 रुपीज एंड 15,000 इंटू 250। तो कंपनी ए में सेल्स कितना होगा एंड बी में सेल्स कितना होगा? $18 लाख, 37 लाख 50,000। वेरिएबल कॉस्ट 60,000 इंटू 10 पर यूनिट दिया है एंड 15,000 इंटू 75 पर यूनिट। तो व्हाट इज द वेरिएबल कॉस्ट कंपनी ए एंड बी? सिक्स 11 लाख 25। So contribution will be 12, 26 और फिक्स कॉस्ट यहां पे दिया है आपको 7 एंड 14। So EBIT 5 lakh 1225 less interest। इंटरेस्ट के लिए आपको डेट दिया है डिबेंचर 12%, 4 लाख एंड 650। तो 4 लाख का 12%, 650 का 12%। इंटरेस्ट कितना होगा? 48,000 778। ओके, तो व्हाट इज योर EBT? 452 11। चलो अभी तीनों लिवरेज कैलकुलेट करते हैं। तो ऑपरेटिंग फाइनेंस लेवरेज एंड कंबाइन फॉर्मूला C by EBIT, EBIT divided by EBT and contribution divided by directly EBT। चलो तो दोनों कंपनी में सबसे पहले 12 लाख डिवाइडेड बाय 5, तो यहां पे होगा 2.4। 2625 डिवाइडेड बाय 1225 2.14। अब यहाँ पे 2 डेसिमल रखते हैं, परसेंटेज चेंज करना होगा तो हम 4 कर देंगे, बट अभी के लिए आप 2 डेसिमल में राउंड ऑफ कर सकते हैं जब आपको सिर्फ लिवरेज पूछा हो। बराबर है 5 लाख डिवाइडेड बाय 452 1.1 and 1225 divided by 1147 1.07। और कंबाइन, अभी या तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो या फिर कंट्रीब्यूशन बाय EBT।
0.66। ओके, अब देखिए यहां पे आपको कमेंट नहीं पूछा है, आपको सिर्फ 3 लिवरेज पूछे हैं। बट अगर आपको यहाँ पे ये भी पूछ ले कि कमेंट करो कौन सी कंपनी ज्यादा रिस्क है, तो सिंपल है, ये जो लिवरेज है ना वही रिस्क का मेजरमेंट है। तो अगर लिवरेज ज्यादा तो रिस्क ज्यादा। मतलब अगर ये दोनों कंपनी की बात करें तो कंपनी ए की, ए और बी दोनों की कंपैरिजन में ए का बिजनेस रिस्क ज्यादा है, ए का ऑपरेटिंग रिस्क ज्यादा है दोनों की कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे 2.14 है, यहाँ पे 2.4 है। इवन फाइनेंस लिवरेज भी कंपनी ए का ज्यादा है और उसकी वजह से कंबाइंड लिवरेज भी कंपनी ए का ज्यादा है। इसका मतलब अगर आपको पूछे दोनों में से कौन सी कंपनी ज्यादा रिस्की है, बोले कंपनी ए इज मोर रिस्की, कंपनी ए में रिस्क ज्यादा है। लिवरेज क्या है, रिस्क का मेजरमेंट, इसलिए चैप्टर का नाम है रिस्क एंड लिवरेज। चलो समझ में आया। इज इट डन? Hmm. 10th is also in homework. Okay, chalo next example number 11. Now see over here they are using the word break even point. तो बीपी का ऑपरेटिंग लिवरेज के साथ क्या कनेक्शन है, और मैंने आपको जो बताया था कि थियरी में हम मतलब प्रैक्टिकल करने के बाद मैं आपको समझाऊंगा इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो इस सम से हम समझेंगे कि ये जो हम 3 लिवरेज हमने फाइंड किया उसका प्रैक्टिकली सिग्निफिकेंस कहाँ पे है, कैसे हम इसको यूज करेंगे। बराबर। एक्स लिमिटेड हैज एस्टिमेटेड फॉर अ न्यू प्रोडक्ट इट्स ब्रेक इवन पॉइंट इज 20,000। अभी देखिए यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट दिया है एंड यू वेरी वेल नो द फॉर्मूला फॉर ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब कॉस्टिंग में आएगा, अगर आपको नहीं पता है नो इश्यूज। फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर हमें यूनिट टर्म्स में चाहिए तो, अगर हमें रुपी टर्म में चाहिए तो पीवीआर से डिवाइड करेंगे। तो ये आपको ब्रेक इवन दिया है 20,000 यूनिट्स, सेलिंग प्राइस है पर यूनिट 14, वेरिएबल कॉस्ट है 9, इसका मतलब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 5। तो यहाँ पे 5 है तो आपको फिक्स कॉस्ट मिल जाएगा रिवर्स वर्क करके। तो व्हाट इज योर फिक्स्ड कॉस्ट, ₹1,00,000। तो यहाँ पे हमें फिक्स कॉस्ट मिल गया, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट हमें टोटल चाहिए। इतना मिल गया, हमारे लिए काफी है। अभी आपको क्या करना है, कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लिवरेज अगर सेल्स वॉल्यूम 25 है, अगर सेल्स वॉल्यूम 30 है। तो दोनों लेवल पे हमें ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करना है। तो दोनों लेवल पे इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लेते हैं। तो यहां पे यूनिट्स 25,000 एट यूनिट्स 30,000, तो कितने रुपीज हैं, विल सी टू इट।
तो सीधा कंट्रीब्यूशन से शुरू करें, ₹5 पर यूनिट है, तो 25 इंटू 5 and 30 into 5, 150. Less fixed cost will remain fixed irrespective of level of output. So fixed cost will remain same. That is 1 lakh. तो यहां पे आपका EBI थी 25 and 50 और हमें एक्चुअली कैलकुलेट करना है सिर्फ DOI. तो DOI will be contribution by EBI थी, तो यहाँ पे 5 टाइम्स और यहाँ पे 3 टाइम्स. इज इट क्लियर? अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज. तो आगे थ्योरी में अगर आप देखोगे ये आपको दिया हुआ है सिग्निफिकेंस. अगर आपका ऑपरेटिंग लिवरेज जो है वो पॉजिटिव है, यहां पे अगर आप देखोगे ऑपरेटिंग लिवरेज क्या है? पॉजिटिव. 5 टाइम्स 3 टाइम्स ये पॉजिटिव है. इसका मतलब क्या हुआ? EBIT भी पॉजिटिव आएगा और हायर द लेवल ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, higher will be break even point and higher will be, अगर देखिए आपका ब्रेक इवन पॉइंट ज्यादा होगा ना तो आपका, देखो ब्रेक इवन पॉइंट ज्यादा होगा तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि आपका फिक्स कॉस्ट ज्यादा है, और अगर आपका फिक्स कॉस्ट ज्यादा है तो आपका लिवरेज भी ज्यादा आएगा, इसलिए आपका बिजनेस रिस्क विल बी मोर. तो हायर द ऑपरेटिंग लिवरेज, higher will be your break even point, even higher will be your risk of business. और अगर ऑपरेटिंग एट ब्रेक इवन पॉइंट, अगर आप ब्रेक इवन पॉइंट पे कंसीडर करोगे ना तो आपका EBIT 0 हो जाएगा. तो देखिए करके देख लो, अगर हम कंसीडर करेंगे ना यहां पे, अब देखिए यहां पे ये हमने 25 यूनिट्स पे किया, यहां पे आपका EBIT पॉजिटिव आ रहा है. चलो डाउन जाते हैं. फॉर एग्जांपल 20,000 यूनिट्स जो आपका BP है, अगर 20,000 यूनिट्स पे करोगे ना तो आपका EBIT क्या हो जाएगा? 0. तो यहां पे अगर आप देखोगे यहां पे +5 है आपका DOL, तो ये पॉजिटिव है. देखो ऑपरेटिंग एट हायर लेवल देन ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट से हायर लेवल पे है तो पॉजिटिव आएगा. मतलब अगर आपके यूनिट्स ब्रेक इवन पॉइंट से भी ज्यादा है, ब्रेक इवन कितना है? 20, और आप ऑपरेट कैसे कर रहे हो? हायर देन ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब आपका सेल्स कितना है? ब्रेक इवन पॉइंट से ज्यादा, मतलब आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी में हो. मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज सेल्स माइनस BP. पॉजिटिव होगा तो वो आगे देखेंगे आप कॉस्टिंग में. तो यहां पे अगर आप देखोगे 25,000 30,000, ये दोनों केसेस में क्या हो रहा है? यू आर सेलिंग मोर देन ब्रेक इवन पॉइंट. ब्रेक इवन पॉइंट समझते हो? नो प्रॉफिट नो लॉस. ब्रेक इवन पॉइंट मतलब 0 EBIT. ओके, तो पॉजिटिव कब आएगा? अगर यहां पे एट BP है, यहां पे मोर देन BP है और यहां पे लेस देन BP है. 3 सिचुएशन. ओके, अगर आपने ब्रेक इवन पॉइंट से ज्यादा सेल किया तो आपका EBIT पॉजिटिव आएगा और आपका ऑपरेटिंग लिवरेज भी पॉजिटिव होगा. बट अगर एग्जैक्टली एट ब्रेक इवन पॉइंट आप सेल कर रहे हो तो वहां पे आप ऑपरेटिंग लिवरेज फाइंड नहीं कर सकते. क्यों? अनडिफाइन हो जाएगा. क्यों अनडिफाइंड? क्योंकि फॉर्मूला क्या है ऑपरेटिंग लिवरेज की? कंट्रीब्यूशन बाय EBIT. EBIT 0.
किसी की मतलब किसी भी फिगर को अगर आप 0 से डिवाइड करोगे तो वो उसका आंसर नहीं आएगा, अनडिफाइंड, तो नॉट पॉसिबल, यहाँ पे लिवरेज होगा ही नहीं। और अगर कंट्रीब्यूशन की कंपैरिजन में ईबीआईटी नेगेटिव है तो यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग लिवरेज क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो अगर ये ब्रेक इवन है, ब्रेक इवन से मोर जाओगे तो आपका ईबीआईटी पॉजिटिव होगा, आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज पॉजिटिव होगा। एट बीपी नो लिवरेज, नॉट पॉसिबल। और लोअर देन बीपी ईबीआईटी भी नेगेटिव, इसकी वजह से आपका लिवरेज क्या हो जाएगा, नेगेटिव। समझ में आ रहा है? फाइनेंस में भी ऐसा ही है। फाइनेंस में अगर आप देखोगे तो मान लीजिए इंटरेस्ट 50,000 है, ओके। अभी 50,000 इंटरेस्ट, 50,000 इंटरेस्ट है। देखिए फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट मतलब क्या पता है, नॉर्मल ब्रेक इवन पॉइंट मतलब आपका ईबीआईटी 0, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट मतलब, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट मतलब आपका ईबीटी 0, नॉर्मल ब्रेक इवन पॉइंट मतलब ईबीआईटी 0, नो प्रॉफिट नो लॉस, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। जबकि फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट मतलब आगे आएगा, उसकी भी फॉर्मूला आएगी फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, वैसे हमने किया भी है कैपिटल स्ट्रक्चर में फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, ओके। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट की फॉर्मूला क्या होगी, मतलब यहां पे भी आएगा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, इट्स, यहां पे अगर आप देखोगे इट्स सिंपली इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जितना ईबीआईटी होना चाहिए प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स। ये फॉर्मूला है फाइनेंशियल ब्रेक इवन की। मतलब एट फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट योर अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर विल बी 0। ये अगर आप पूरा स्टेटमेंट कैलकुलेट करोगे ना तो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अभी मान लेते हैं यहां पे योर ईबीआईटी इज 25, 50 एंड 1 लाख और योर इंटरेस्ट इज 50, 50, 50 बराबर। तो ईबीटी आया 50, तो आपका डीएफएल क्या होगा, +2। और अगर ईबीटी 0 हो गया तो अनडिफाइंड, और ईबीटी नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव। तो यहां पे भी वही है, अगर आप पॉजिटिव कब होगा, ईबीआईटी का लेवल मोर देन फिक्स फाइनेंशियल चार्ज, फिक्स फाइनेंशियल चार्ज मतलब इंटरेस्ट, और प्रेफरेंस डिविडेंड है तो प्रेफरेंस डिविडेंड। आगे इसको भी हम कैलकुलेट करेंगे, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, बराबर है। बट अभी के लिए इतना याद रख लो, बराबर। जो बीपी का लॉजिक है वही लॉजिक फाइनेंस ब्रेक इवन पॉइंट का लॉजिक फाइनेंशियल लिवरेज में होगा। चलो अगर हम इनकम स्टेटमेंट ड्रॉ करते हैं यहां पे, फॉर एग्जांपल सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट ईबीआईटी, बराबर। फिर यहां पे हम ईबीआईटी से शुरू करते हैं, लेस इंटरेस्ट ईबीटी। इन शॉर्ट ये जो नॉर्मल बीपी ना, ये बीपी है लेवल ऑफ सेल्स एट विच EBIT is 0।
ये बीपी जो नॉर्मली हम बात करते हैं ना, वो बीपी क्या है, सेल्स के लेवल। मतलब यहाँ पे ये क्वांटिटी में भी हो सकता है, तो यहाँ पे बोलेंगे यूनिट्स, और ये रुपी टर्म में भी हो सकता है। तो लेवल ऑफ सेल्स एट विच ईबीआईटी विल बी 0, तो ये नॉर्मल ब्रेक इवन पॉइंट है, जिसकी फॉर्मूला है, अगर हम बीपी कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ रुपीस, इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, तो बी की फॉर्मूला होगी फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। एक्चुअली वो आता कैसे है पता है, ये जो भी आपका फिक्स कॉस्ट है ना, उसको हम डिवाइड कैसे करते हैं, बोले कंट्रीब्यूशन, क्योंकि यहां पे मुझे क्या चाहिए, 0। अभी ये 0 चाहिए, मतलब क्या होगा, एट बीपी फिक्स कॉस्ट जो है दैट विल बी इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। समझ में आ रहा है? तो फिक्स कॉस्ट ही मेरा कंट्रीब्यूशन हो गया, समझो, तभी तो ये 0 आएगा ना। लॉजिक समझ रहे हो बीपी का? तो अगर मैं कंट्रीब्यूशन कर रहा हूं यहां पे 4, और मान लीजिए मेरा फिक्स कॉस्ट 1 लाख है, समझो, तो कंट्रीब्यूशन भी 1 लाख होगा ना, तभी तो ये ईबीआईटी 0 होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, 1 लाख डिवाइडेड बाय 4, तो मुझे मिल गया यूनिट्स 25,000। समझ में आ रहा है? और अगर मैं पीवीआर करूं तो पीवीआर का 40% है, क्या है पीवीआर, 40%। तो यहां पे फॉर्मूला क्या होगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर। तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 40% कितना होगा बताओ मुझे, इट्स 250। मतलब 250 का लेवल है, 25,000 यूनिट्स हैं, जहां पे मेरा बीबी क्या हो रहा है, मतलब ईबीआईटी क्या हो रहा है, 0। द लेवल ऑफ सेल्स एट विच माई ईबीआईटी इज 0। समझ में आ रहा है? अगर मैं इससे ज्यादा सेल करूंगा तो मेरा ईबीआईटी पॉजिटिव, और ईबीआईटी पॉजिटिव है तो मेरा ऑपरेटिंग लिवरेज पॉजिटिव होगा। अगर मैं इसी लेवल पे सेल्स करूंगा 25,000 पे, 25,000 मेरा ईबीआईटी है, सॉरी 25,000 मेरा बीपी है, एट बीपी। तो एट बीपी में सेल करूंगा, मतलब मेरा सेल्स कितना है 25,000, और मेरा बीपी भी कितना है 25,000, तो मेरा ईबीआईटी क्या आएगा, 0। और ईबीआईटी 0 है तो मैं ऑपरेटिंग लिवरेज फाइंड नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे अनडिफाइंड होगा आंसर। और अगर मैं 25,000 भी सेल नहीं कर पा रहा हूं, मतलब मैं लॉस में चल रहा हूं, मतलब मेरा ईबीआईटी नेगेटिव है, मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव है। तो अगर एक फिगर नेगेटिव है तो मेरा ऑपरेटिंग लिवरेज क्या हो जाएगा, नेगेटिव। वही आपको यहां पे बता रहे हैं, मोर देन बीपी, एट बीपी, लेस देन बीपी। अभी ऑपरेटिंग में हम बीपी कंसीडर करते हैं, बट फाइनेंशियल ब्रेक इवन है ना, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, इट्स लेवल ऑफ EBIT, इट्स अ लेवल ऑफ EBIT। तो EBIT का लेवल एट विच EPS इज 0, EPS या EBT 0 होगा। मतलब ये फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, शेयर होल्डर का अर्निंग 0 होगा, EPS 0 होगा, EPS 0, EPS 0। तो इंटरेस्ट जितना है उतना EBIT होगा, तभी तो ये EBT 0 होगा। तो EBIT विल बी एट पार विद द इंटरेस्ट। तो यहां पे हमने वही किया कि अगर मेरा इंटरेस्ट 50,000 है और EBIT भी 50,000 है, तो मेरा EBT क्या आएगा, 0। तो वहां पे फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट अनडिफाइंड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और अगर मेरा EBIT मोर देन, अभी यहां पे फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, तो देखिए अगर मैं, मेरा फिक्स इंटरेस्ट बर्डन कितना है, फिक्स फिनांस बर्डन, अभी हम कंसीडर कर रहे हैं प्रेफरेंस डिविडेंड मेरे स्ट्रक्चर में नहीं है, तो मेरा बी फाइनेंस बीपी होगा इंटरेस्ट। मतलब मुझे इतना तो EBIT अर्न करना ही होगा, इतना EBIT जितना मेरा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है 50,000, तो मेरा फाइनेंस ब्रेक इवन पॉइंट कितना हो गया 50,000। समझ में आ रहा है? अगर मेरा इंटरेस्ट 50,000 है तो मेरा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट 50,000 हो गया। मतलब EBIT मुझे मिनिमम 50 तो अर्न करना ही पड़ेगा, वरना मेरा EPS नहीं रिकवर होगा, मतलब मेरा EPS 0 हो जाएगा।
अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयरहोल्डर पॉजिटिव नहीं होगा। तो ये एट फिनांस ब्रेक इवन पॉइंट, फिनांस लिवरेज अनडिफाइंड, मोर देन इंटरेस्ट फिनांस लिवरेज पॉजिटिव, लेस देन, कई बार ऐसा भी होगा ना कि आप ईबीआईटी उतना भी अर्न नहीं कर पाए जितना इंटरेस्ट, तो फिर आपका ईबीटी नेगेटिव होगा, मतलब ईपीएस नेगेटिव होगा, मतलब फिनांशियल लिवरेज नेगेटिव। समझ में आ रहा है? बस वही सिग्निफाई कर रहे हैं यहाँ पे कि आपका ईपीएस नेगेटिव होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, ईपीएस पॉजिटिव होगा। तो अभी समझ में आया ब्रेक इवन पॉइंट एंड फिनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, इसमें कोई डाउट? चलो एग्जांपल नंबर 12 पे आ जाओ। तो आगे थ्योरी में ये आपको सब समझाया हुआ है, एक बार आप देख लेना, ओके, थ्योरी रीड कर लेना, रिफर कर लेना, अगर कोई भी डाउट है तो मुझे बताना, ठीक है। चलो एग्जांपल नंबर 12 पे आ जाओ। तो ये था पूरा उसका सिग्निफिकेंस जो हमने देखा, बराबर। ये दोनों लिवरेज कैसे वर्कआउट करते हैं। नाउ देखो, कई बार आपको क्या करेंगे पता है, परसेंटेज के बेसिस पे स्टेट में परसेंटेज दिया होगा और आपको पूछेंगे डीओएल बता दो, डीएफएल बता दो, हमारे लिए आसान हो जाएगा। इनकम स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा परसेंटेज वाली फॉर्मूला अप्लाई करो। द फॉलोइंग समराइज परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम एंड परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू। देखो, परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम मतलब परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, और परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू मतलब परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो ये तो फॉर्मूला किसकी बन गई? दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। एंड कमेंट ऑल्सो, use operating leverage to explain why these have different beta. So formula for degree of operating leverage. Percentage change in EPS, sorry, EBIT divided by percentage change in सेल्स। EBIT मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग इनकम, और यहां पे रेवेन्यू। अदर वर्ड्स दे कैन ऑल्सो यूज। तो परसेंटेज चेंज इन EBIT, तो चार अलग अलग फॉर्म है। PQR लिमिटेड, RS Steel लिमिटेड, EUL लिमिटेड एंड WXY। तो परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग 25, 32, 36 and 40, and percentage change in revenue, percentage change in sales 27, 25, 23 and 21। चलो डिवाइड करो और मुझे बता दो यहाँ पे आपका DOL क्या होगा। 0.925 1.28 1.565 90। अगर आप यहाँ पे बीटा कंसीडर करोगे ना, बीटा, ये बीटा क्या होता है? बीटा इज ऑल्सो अ मेजरमेंट ऑफ रिस्क। ये दोनों मेजरमेंट ऑफ रिस्क हुए, बट ऑपरेटिंग लेवरेज बिजनेस रिस्क को कंपेयर करता है इंटरनल, जबकि बीटा जो है वो क्या है? बीटा क्या है? मार्केट रिस्क, मतलब कंपनी के पोर्टफोलियो का रिस्क एज कंपेयर टू मार्केट। मार्केट की कंपैरिजन में कंपनी कितनी रिस्की है, बराबर। यहां पे अगर मैं 1 लिखता हूं मतलब ये मार्केट के जैसे ही है, मार्केट का बीटा क्या होता है? 1। तो ये PQR लिमिटेड जो है मार्केट में जैसे बदलाव आएगा वैसे ही होगा, क्योंकि वो इक्वल टू 1 है। यहाँ पे 1.15 मतलब इसका बीटा 1.15 टाइम्स है, तो ये मार्केट से थोड़ा ज्यादा रिस्की है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे 1.3 और यहाँ पे 1.4 जो दिया है आप, इसका मतलब ये देखो इन दोनों में कुछ कनेक्शन है। बोले जिसका ड्यूअल हायर है ना उसका बीटा भी हायर है, और जिसका ड्यूअल लोअर है ना उसका बीटा भी लोअर है।
ये दोनों ही रिस्क के मेजरमेंट ही है। तो अगर ये कंपनी रिस्की है तो इसका ऑपरेटिंग लेवरेज भी हायर होगा, का बीटा भी हायर होगा, और सभी के रिस्क अलग अलग है इसलिए सभी के बीटा भी अलग अलग है। तो इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे? तो चलो पहले ये नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसकी थ्योरी लिखवाता हूं आपको। पॉइंट नंबर 2 का आंसर, कमेंट, हाई ऑपरेटिंग लेवरेज लीड्स टू हाई बीटा। अगर आप यहां पे देखोगे इसका हाईएस्ट ऑपरेटिंग लेवरेज है, इसका बीटा भी हायर है, क्योंकि हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज सिग्निफाइज हायर रिस्क। तो रिस्क जिसका ज्यादा होगा उसका बीटा भी ज्यादा होगा, क्योंकि बीटा इज ऑल्सो मेजरमेंट ऑफ रिस्क। बीटा is the measure of quality of risk of security against market risk. Since operating leverage is different for each firm, beta would also be different. क्वेश्चन पूछा था कि सब कंपनी का बीटा क्यों अलग अलग है, क्योंकि सभी का रिस्क अलग अलग है इसलिए सभी का बीटा भी अलग अलग है। दूसरा, कमेंट करो। कमेंट कैसे करेंगे? तो लिवरेज में कहीं भी जगह पे आपको कमेंट पूछे ना, तो आपको यही बताना है जिसका लेवरेज ज्यादा होगा वो कंपनी ज्यादा रिस्की है, जिसका लेवरेज कम होगा वो कंपनी लेस रिस्की है। सिंपल। सब जगह पे कॉमन कमेंट वही आएगा। देखो यहाँ पे हाई ड्यूअल रिफ्लेक्ट हाई ऑपरेटिंग रिस्क, हेंस WXY हैज मैक्सिमम ऑपरेटिंग रिस्क व्हाइल PQR हैविंग मिनिमम रिस्क कंपेयर टू अदर्स। सिर्फ ये चार की कंपैरिजन में अगर हम करें तो WXY रिस्की कंपनी है जबकि PQR लेस रिस्की कंपनी है। चलो कमेंट को नोट डाउन कर लो। चलो, इज इट क्लियर? एवरेज में 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। समटाइम्स दे कैन आस्क फॉर 10 मार्क्स आल्सो, 5 to 10। और अभी तो क्या है कि केस स्टडी बेस्ड MCQ है, तो पता नहीं है किसके केस स्टडी बेस्ड MCQ आएंगे। तो आइदर और दोनों में से कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर केस स्टडी में पूछेंगे तो प्रैक्टिकल नहीं रिपीट करेंगे, बराबर है। इवन केस स्टडी पूरे नहीं आते 30 मार्क्स के, आई थिंक सो 2 ही केस स्टडी आते हैं 10-10 मार्क के। फिर जो 2-2 मार्क्स के MCQ पूछेंगे उसमें भी ये पूछ सकते हैं। 2-2 मार्क्स के जो MCQ है उसमें भी आ सकते हैं।
अब ये 13 बहुत ही आसान है, सिंपली क्या करना है, ऑपरेटिंग लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज की फॉर्मूला क्या है, तो अभी फटाफट कैलकुलेट करके मुझे बता दो। ऑपरेटिंग लिवरेज DOL, परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, बराबर है। तो अभी हमने जो क्वेश्चन किया वही है, हाँ, बट चेंज क्या होगा, यहाँ पे EPS का दिया है ना, तो ड्यूअल सेम होगा, ड्यूअल सेम है सब, बट फर्क क्या पड़ेगा, DCL आएगा। DCL में क्या होगा, EPS बाय, हाँ तो बताओ चलो, DCL 1.11, पॉइंट फर्स्ट में कितना, हाँ EPS डिवाइडेड बाय DCL, परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। हाँ यहाँ पे 1.11, 0.96, फिर 21/23, 91, 23/21, बराबर है। देखो ये आंसर होगा, चेक कर लो एक बार, एग्जाम्पल नंबर 13 का आंसर। ऑपरेटिंग लिवरेज तो हमने 12 में किया था, वही है, सिर्फ यहाँ पे DCL नया पूछा। DFL भी पूछ सकते हैं आपको, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, DFL पूछेंगे तो परसेंटेज चेंज इन EBT एज कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन EBIT, EPS बाई EBIT। डन। अभी 14 तरह के सम काफी बार रिपीटेडली पूछे गए हैं। ओके, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, तीनों लीवरेज पूछा है आपको, DOL, DFL, DCL नहीं, EPS मतलब हम इनकम स्टेटमेंट ड्रॉ करेंगे तो भी हमें वो मिल जाएगा। चलो यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट पहले ड्रॉ करते हैं। बिफोर वी गो फॉर इनकम स्टेटमेंट, यहाँ पे मुझे फिक्स कॉस्ट दिया है और फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, फिर वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो दिया है। वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब 70%, मतलब सेल्स का 70, सिंपल। टोटल एसेट टर्नओवर एंड 30% टैक्स रेट। सेल्स स्ट्रेट अवे नहीं दिया है, मुझे एक रेशियो दिया है, रेशियो है टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। ये टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो जो है उसकी फॉर्मूला क्या है, अगर ये फॉर्मूला में आपने जरा भी गड़बड़ी की तो आपका सेल्स गलत आ जाएगा, सेल्स गलत हो जाएगा तो आपका पूरा सम गलत। तो बी केयरफुल। इनकम स्टेटमेंट, वर्किंग नोट 1, सेल्स कैलकुलेट करते हैं पहले। आपको दिया है टोटल एसेट टर्नओवर, जिसकी फॉर्मूला होगी सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। तो टोटल एसेट टर्नओवर कितना दिया है, 2.5 टाइम्स, और टोटल एसेट कितनी है, बोले बैलेंस शीट दे दिया है 1 करोड़। यहां पे थोड़ा जीरो में गड़बड़ी हो गई, 1 करोड़ 60 लाख। तो सेल्स कितना हो जाएगा आपका, इज इट 4 करोड़। एक बार एक स्टूडेंट ने क्या किया पता है, ये पूरे सम में टोटल एसेट बाय सेल्स कर दिया। ओके,
अभी इसकी वजह से हुआ क्या, सेल्स जो है वो डाउन हो गया। फिर एग्जाम के बाद आके मुझे पूछा सर सब नेगेटिव ही आ रहा था। बोले टोटल एसेट टर्नओवर क्या किया था, बोले उल्टा कर दिया पूरा सम। जब एग्जाम में होता है सिली मिस्टेक्स, नीड टू टेक केयर रिगार्डिंग द सेम। मतलब यहाँ पे जो सम करते हो एग्जाम पे आके आप गलती क्यों करते हो, मुझे तो यही समझ में नहीं आता है। वाई यू हैव दैट फियर ऑफ, मतलब फोबिया ऑफ एग्जाम। नॉर्मली जैसे मैं होमवर्क में देता हूँ आप सम करते हो वैसे ही करना है एग्जाम में। अगर टेंशन लोगे तो फिर ये गलती होगी। सेल्स 4 करोड़ प्लस वेरिएबल कॉस्ट आपको दिया है 70%। इतने सारे जीरो नहीं लिखना है तो आप रुपीज इन लैक्स कर सकते हो। लेस फिक्स कॉस्ट, रुपीज इन करोड़ करोगे फिर 32 लाख पॉइंट में आएगा। EBIT लेस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है तो यहां पे हाँ 80 लाख 15%। सेवेंटी सिक्स। एक्चुअली हमें यहाँ पे ईपीएस कैलकुलेट करना है तो मुझे लास्ट तक जाना पड़ेगा। टैक्स 30%, तो EAT 20 to 80 माइनस करो 5320। चलो अभी 1 by 1। आपको क्या पूछ रहे हैं सबसे पहले, ऑपरेटिंग लिवरेज। कंट्रीब्यूशन बाय EBIT, कंट्रीब्यूशन कितना 1, ये कंट्रीब्यूशन है 1,20,00,000 डिवाइडेड बाय 88 1.36। दूसरा है फाइनेंस लिवरेज, 88 डिवाइडेड बाय 76। कंबाइन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1 पॉइंट एंड EPS डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नंबर कितने इक्विटी शेयर 10, 40 लाख 4 लाख। तो EPS क्या होगा 13.30। क्लियर है। चलो नोट डाउन दिस।
15 एंड 16 दोनों होमवर्क। सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन ही है। तो आज मैंने कितना होमवर्क दिया आपको? 7, 8, 9, सॉरी 7, 6, 7, 8, 15 एंड 16, 12 भी था। हाँ चलो इतने हो गया ना, यहाँ पे कर रहे हैं।